आई सा अ लायन आई रैन अवे। सिंथेसिस में अगर ये सेंटेंस आपको दिया गया और कंबाइन करने के लिए कहा, आपने कंबाइन कर दिया सीइंग अ लायन आई रैन, एज आई सा अ लायन आई रैन, आई सा अ लायन एंड आई रैन। मुझे बता सकते हैं कि तीनों में कौन सा सेंटेंस राइट है? जी हां, आपके दिमाग में आ रहा होगा पहला राइट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों सेंटेंस राइट है। एग्जाम में आपको यह ध्यान देना होता है कि जो दो सेंटेंस दिए गए हैं उनको कंबाइन करने के लिए कहा गया है, तो किस सेंटेंस में अगर सिंपल कहा गया है तो सिंपल को कैसे कंबाइन करेंगे, कंपाउंड कहा गया है तो कंपाउंड को कैसे कंबाइन करेंगे, और कॉम्प्लेक्स में कहा गया है तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिंथेसिस का। अगर आप विद्यार्थी हैं क्लास 11 या 12 के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बने रहे हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, मैं पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। जैसे एक सेंटेंस ये दिया गया, आपने सेंटेंस को कंबाइन जब किया तो आपने बना दिया सीइंग अ लायन आई रैन अवे, तो ये आपने क्या कर दिया, आप सिंपल सेंटेंस बना दिए। अगर आपने लिखा एज आई सा अ लायन आई रैन अवे, तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिए। और अगर आपने लिखा आई सा अ लायन एंड आई रैन अवे, तो आपने कंपाउंड बनता है ये सिंपल सेंटेंस, कैसे बनता है ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, तो जानते हैं इनको डिटेल्स में। और मेरा आपसे वादा है, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे वीडियो में बने रह गए तो मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा पहचानने की कि नजर पड़ते ही आप डिसाइड कर लोगे कि इसको सिंपल बनाना है तो किस रूल से बनेगा। और आज के बाद सिंथेसिस की गलती आपसे नहीं होने वाली है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं सिंथेसिस का अगला टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंथेसिस होती क्या है। आप पहले ये जान लो कि सिंथेसिस क्या करते हैं। हम यहां दो या दो से अधिक वाक्यों को मिला के एक वाक्य बनाते हैं, ठीक। तो वाक्य की संरचना होती है, यहां पे वाक्य का निर्माण होता है, ये होती है सिंथेसिस। एग्जाम में आपको दिया जाता है सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, तीन सेंटेंस की यहां बात होती है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आपको दिए जाएंगे, सिंपल सेंटेंस आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इनको मिला के आप एक सिंपल सेंटेंस बना दें या एक कॉम्प्लेक्स बना दें या एक कंपाउंड बना दें। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं सिंपल सेंटेंस की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। पहले तो ये आप जान लो, वह वाक्य जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, द सेंटेंस विच हैज वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। मींस अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो वाक्य में एक फाइनाइट वर्ब कर देना है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में कुछ 8 रूल का यूज हम करते हैं। पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जीरेंड, एडवर्ब का प्रयोग करके, एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, केस इन अपोजिशन का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, ऐसे कुल 8 रूल हम यहां पढ़ते हैं। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मैं आपको ऐसी ट्रिक, ऐसे रूल, ऐसी पहचान बताने जा रहा हूं कि ये इसमें से कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। आज तक आप भले हुए हैं पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव में आप कंफ्यूज, लेकिन आज के बाद नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं पार्टिसिपल के प्रयोग में। पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। उसमें मैं पहला आपको बता रहा हूं क्रम से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। ये जो बोर्ड पे आपको सेंटेंस दिख रहे हैं, इन्हें कंबाइन किया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से। तो सबसे पहले आप देखिए, सेंटेंस है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, ही रश्ड एट हिज एनिमी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर दो वाक्य दिए गए हैं, दोनों का सब्जेक्ट एक हो, दो वाक्य दिए गए हो, दोनों का सब्जेक्ट एक हो और एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए। जी हां, आप ये चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यही अंतर है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होते ही दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, अर्थात दोनों के बीच समय अंतराल न के बराबर होता है या होता ही नहीं है। ऐसा आपको लगेगा कि पहला खत्म पूर्णतः हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो गया, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको पता चलेगा कि यहां तो गैप है। एक कार्य समाप्त होने के कुछ समय के बाद दूसरे कार्य के होने की संभावनाएं, चांसेस बनते हैं। ये होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, अगर कोई तलवार निकालेगा, दुश्मन पे अटैक करना है तो तलवार निकाल के सोचेगा नहीं, निकाला कि अटैक हुआ। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हुआ है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कंबाइन करते समय जब इनको सिंपल सेंटेंस में आप बनाएंगे तो जो कार्य पहले हुआ है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के आप पहले लिखिए। जैसे ड्रू एंड रस्ट, वो पहले तलवार निकाला कि पहले टूट पड़ा? तलवार निकाला। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्रू, फर्स्ट फॉर्म ड्रॉ, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड, तलवार निकाल के ही रस्ट एट हिज एनिमी। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वॉक्ड इन द गार्डन, ही sang a song. Walking in the garden, he sang a song. He had the news, he was shocked. वह समाचार सुना, shocked रह गया। अब समाचार सुनने के कितने घंटे बाद shocked होगा? तुरंत होगा।
तो यहां पे सुनना ये काम पहले हुआ है, शॉक होना है उसके बाद, तो सुनने में आएंगी हियरिंग द न्यूज ही वॉज शॉक्ड। आई होप ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। जब दो वाक्य दिए गए हो, दोनों का कर्ता एक हो, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया हो, तो जो कार्य पहले हुआ है उसमें आईएनजी लगा के पहले लिखेंगे, शेष दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों रख देंगे। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल का पहला रूल। अब जानते हैं दूसरा रूल, जब बी वर्ब का देखते हैं हम दूसरा रूल जब बी वर्ब का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि ये बी वर्ब क्या होता है। जब सिंपल समझ लीजिए आप, इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ में एक्शन हो रहा है, तो ये है एक्शन में, वहां पे आप इज, एम, आर, वाज, वेयर को हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना। लेकिन अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर के साथ में कोई एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, कोई नाउन का प्रयोग किया गया हो, ऐसी स्थिति में वो कहलाता है बी वर्ब, अवस्था का बोध कराता है। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे सेंटेंस है अ टाइगर वॉज हंग्री, यहां पे देखिए बी वर्ब का प्रयोग हुआ है। अ टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड अ गोट। बीइंग हंग्री अ टाइगर किल्ड, दोनों में से एक वाक्य बी वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग हंग्री, शेष वाक्य लिख लीजिए अ टाइगर किल्ड अ गोट। नेक्स्ट है सी वॉज थर्स्टी, सी ड्रैंक मच वाटर। वॉज थर्स्टी बी वर्ब का प्रयोग यहां है, तो बीइंग थर्स्टी, जहां पे बी वर्ब का प्रयोग होगा उसी में बीइंग का प्रयोग कर लीजिए। सी ड्रैंक मच वाटर, अगला वाक्य आप ज्यों कहते हो देख रहे हैं, यहां लिख दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज लेट आई मिस द ट्रेन। तो बीइंग लेट आई मिस द ट्रेन। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी बी वर्ब का प्रयोग होगा वहां आप बीइंग का प्रयोग कर देंगे। ये पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये दूसरा रूल। अगला रूल है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध अगर ऑब्जेक्ट से रहेगा तो रूल नंबर थर्ड है कि जब पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से होता है तो क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, श्वेता saw some beggars, they were sitting by the roadside। सिटिंग पार्टिसिपल, सिटिंग का संबंध किससे है, सिटिंग कौन, दे, और ये दे कौन है, बेगर। मींस दे का संबंध है सिटिंग से, इसका मतलब बेगर का संबंध है सिटिंग से। और बेगर, श्वेता saw some beggars में बेगर यहां क्या है, ऑब्जेक्ट है। मींस इस ऑब्जेक्ट का संबंध पार्टिसिपल से है, तो कंबाइन करते समय इस पार्टिसिपल को इसी के साथ लिख दीजिए। कंबाइन करते समय बनेगा श्वेता saw some beggars, सब्जेक्ट बेगर्स है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, वेयर की जरूरत नहीं, सिटिंग बाय द रोड साइड, सिटिंग बाय द रोड साइड, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। आई saw a boy, he was swimming in the river। अब यार ध्यान दीजिए, ही से मतलब नहीं, was से मतलब नहीं, आई saw a boy swimming in the river, swimming in the river। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। ये देखिए, आई met an old man, he was carrying a heavy bag। आई थिंक ये आप कंबाइन कर लेंगे। यस यस, हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। और इस सेंटेंस को आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे हम लोग देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस। दूसरा पार्टिसिपल है परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। प्रेजेंट और परफेक्ट में अंतर अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब एक कार्य समाप्त हो, एक कार्य के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर एक कार्य समाप्त हो रहा हो और उसके थोड़ी देर बाद दूसरा कार्य शुरू हो रहा हो तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल है। द हंटर किल्ड द टाइगर, ही ड्रैग इट होम। अब किल करने के बाद ऐसा नहीं तुरंत घसीट के लेके चला जाएगा, किल करेगा फिर आराम से उसे घसीट के ले जाएगा। ही फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य फिनिश कर लिया। सी वेंट टू स्लीप, सोने चली गई। अब खत्म करते ही नहीं सोने चली जाएगी, समय अंतराल है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रेजेंट और परफेक्ट में सिर्फ यही अंतर है कि अगर एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसके कंबाइन करने का रूल है कि पहले कार्य में आईएनजी लगा के आप पहले लिखते हैं। लेकिन अगर दूसरा कार्य रुक के हुआ है, मींस थोड़ा समय अंतराल है, तो वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। इसका रूल है कि जो कार्य हुआ है पहले उसके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा वाक्य यहां भी ज्यों का त्यों वाक्य ऐड हो जाएगा। हैविंग किल्ड द टाइगर, द हंटर ड्रैग इट होम। दूसरा वाक्य सेम टू सेम है। ही फिनिश्ड हर वर्क,
शी वेंट टू स्लीप। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, जो काम पहले हुआ है उससे पहले हैविंग ऐड करके वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां हैविंग हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, यहां हैविंग हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये आपको याद रखना है। द सन सेट, द फार्मर्स रिटर्न होम। हाँ, ये आपके लिए है। किसको कैसे कंबाइन करेंगे ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में जब वाक्य पैसिव में होता है तब क्या करते हैं? पार्टिसिपल में अगर वाक्य पैसिव में रहेगा तो हैविंग की जगह हैविंग बीन लिख देते हैं, बस इतना परिवर्तन हो जाएगा। जैसे सेंटेंस है ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल, ही फेल अवे। हैविंग बीन, क्योंकि ये वॉज डिफीटेड पैसिव में है तो हैविंग बीन डिफीटेड आप कर देंगे इन द बैटल ही फ्लेड अवे। द लेटर वॉज रिटन, सी पोस्टेड इट। हैविंग बीन रिटन, क्योंकि ये पैसिव में था तो हैविंग बीन रिटन कर देंगे, शेष दूसरे वाक्य को सी पोस्टेड द लेटर। ये था परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आगे हम लोग देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंपल सेंटेंस। पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लिखा गया है तो वहां ये एज लाइक एडजेक्टिव शो होता है। जैसे सेंटेंस से समझेंगे हम, आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट। ये रहा वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये लॉस्ट माने जैसे अगर हमने सवाल कर दिया भाई क्या खो गया था, क्या खोया था? पेन। तो ये पेन के लिए लॉस्ट वर्ड है, मींस पेन की विशेषता हो जा रही है खोना। तो हम जब कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मींस दोनों वाक्यों में किसी एक वाक्य का जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होगा। कंबाइन करते समय जिस नाउन की विशेषता बता रहे उसी के पहले आप उसको रख दीजिएगा। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, क्योंकि लास्ट क्या था भैया? पेन। सी बॉट अ शर्ट, उसने एक शर्ट खरीदा। सी इट वॉज टॉर्न, फटा होना। क्या फटा था? शर्ट। तो आप समझ गए होंगे ये टॉर्न शब्द कहां जाएगा? शर्ट के पहले। सेंटेंस बनेगा सी बॉट अ टॉर्न शर्ट। ये थर्ड फॉर्म जिसके लिए है उसी से पहले लिख दीजिए आप। ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट सेंटेंस है ही फाउंड अ बुक, उसे एक किताब मिली। इट वाज स्टोलन, ये है थर्ड फॉर्म। और अगर ये थर्ड फॉर्म है तो किसका थर्ड फॉर्म? स्टोलन। क्या स्टोलन? बुक। तो कहां लिख जाएगा ये आप हमें कमेंट करके बताइए। तो ये था पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। आगे हम लोग देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसे बनाते हैं सिंपल। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नॉमिनेटिव आप पहले से पढ़ चुके हैं, नॉमिनेटिव केस याद आ रहा होगा आपको, जिसका मतलब होता है कर्ता। एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र, अर्थात कर्ता स्वतंत्र, मींस यहां पे कर्ता फ्री होता है, उस पे कोई कंट्रोल वर्ब का नहीं होता है। तो जैसे सेंटेंस है आपके सामने, द सन सेट, द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। सूर्य अस्त हुए, तारे आकाश में दिखाई देने लगे। आप सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने बताया था जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होता है तो वो पार्टिसिपल होता है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको यही बताया था। यही आपको यहां ध्यान देना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल एकदम सेम लगते हैं। ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां आपको थोड़ा सा अंतर है, वही समझ लेना है बस। एक कार्य के बाद दूसरा कार्य होगा वो तो कंफर्म है, दोनों में सेम है, लेकिन अंतर क्या है वहां पे मैंने आपको बताया था कि पहले कार्य और दूसरे कार्य में जो सब्जेक्ट था वो कॉमन था, मतलब दोनों वाक्यों का कर्ता एक था। लेकिन यहां पे दोनों वाक्यों का कर्ता बिल्कुल अलग अलग है। ये रहा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में अंतर। कंबाइन करते समय आप वहां हैविंग का प्रयोग करते थे, हैविंग बीन का प्रयोग करते थे, बीइंग का प्रयोग करते थे, वो सब रूल यहां रहेगा। यहां भी हम हैविंग लिखेंगे, हैविंग बीन लिखेंगे और बीइंग लिखेंगे, लेकिन कर्ता अलग अलग होने की वजह से यहां दोनों सब्जेक्ट, दोनों कर्ता मेंशन किए जाएंगे। द सन
हैविंग सिट, वहां आप लिखते थे हैविंग सिट, आगे वाला वाक्य जो कहते हो लिख लेते थे। यहां आपको कर्ता को लिख के फिर हैविंग लिखना है, याद रखिएगा, सब्जेक्ट को लिख के फिर आप हैविंग लिखेंगे और जस्ट आफ्टर वर्ब का थर्ड फॉर्म। द सन हैविंग सेट द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई, ये रूल रहा। अब याद रखिएगा, अगर एक कार्य के बाद दूसरा कार्य हो रहा है वो उसका परिणाम भी है। अगर आपको पार्टिसिपल लग रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि वो पार्टिसिपल है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, कर्ता से कंफर्म हो जाएगा। अगर दोनों वाक्यों का कर्ता एक है तो वो है पार्टिसिपल, अगर दोनों वाक्यों का कर्ता अलग अलग है तो वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। और अगर इसका भी अगर पैसिव है तो वहां आपने पढ़ा था अगर पैसिव होगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, यहां पर भी अगर पैसिव होगा तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे, लेकिन कर्ता को लिख के। जैसे द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी रैन अवे, कैप्टन मार दिया गया, सेना भाग गई। मारा कोई और गया, भागा कोई और, मीन सब्जेक्ट अलग अलग है तो हम लिखेंगे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। याद करिए वहां भी आप हैविंग बीन का प्रयोग किए थे, बस सब्जेक्ट नहीं लिखे थे। यहां सब्जेक्ट को लिख के फिर हैविंग बीन का प्रयोग करते हुए दूसरे वाक्य को आप जो कहते हो लिख दीजिए, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी रैन अवे। वहां मैंने आपको बताया था अगर बी वर्ब का प्रयोग होगा तो आप कंबाइन करते समय बीइंग का प्रयोग करेंगे। यहां पर भी अगर बी वर्ब का प्रयोग होगा तो आप बीइंग का प्रयोग करेंगे, लेकिन हां कर्ता को लिख के। गुड। तो द वेदर वॉज स्टॉर्मी द फ्लाइट वॉज कैंसल, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द फ्लाइट वॉज कैंसल। आई होप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर बता देना चाहूंगा, अगर दोनों वाक्यों का कर्ता एक है तो वो है पार्टिसिपल, अगर कर्ता अलग अलग है तो वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में सब्जेक्ट को लिख के हैविंग, सब्जेक्ट को लिखकर पैसिव के रहने पे हैविंग बीन, सब्जेक्ट को लिखकर बी वर्ब के होने पे बीइंग का प्रयोग करते हैं। जबकि पार्टिसिपल में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों वाक्यों का एक होता है तो हम बाद वाला सब्जेक्ट ही लिख देते हैं, पहले वाले को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे और अब प्रयोग करते हैं इन्फिनिटिव का। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे इन्फिनिटिव का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। रूल नंबर थर्ड है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस करना। तो चलिए देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग कैसे करते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं, इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब का टू फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर टू ऐड रहता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, इतना आप जान लें। बाकी ऐसे भी समझ लीजिए कि इन्फिनिटिव ऐसा नहीं हमेशा टू ही लगा रहता है, ऐसी आपको कंडीशंस मिलेंगी जहां टू नहीं रहेगा लेकिन टू का भाव रहेगा। लेकिन नॉर्मली आप पहचानने के लिए, समझने के लिए जान लीजिए कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर टू ऐड है तो वो इन्फिनिटिव होता है। ये नॉन इन्फिनिटिव का नॉन फाइनाइट वर्ब का एक प्रकार है और इसके ऊपर सब्जेक्ट का नंबर टेंस का प्रभाव नहीं रहता है, ये भी जानते रहिएगा। जैसे अगर आपको ध्यान रखिएगा, अगर एक वाक्य का उद्देश्य दूसरे वाक्य में बताया गया है, एक क्रिया का उद्देश्य दूसरी क्रिया से बताई गई है, तो जिस क्रिया से उद्देश्य बताई जा रही है उसी क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही वेंट टू आगरा, एक एक्शन हुआ वह आगरा गया। दूसरा एक्शन है ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताजमहल देखना चाहता था। वह आगरा गया, यह उसका कार्य हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? ताजमहल देखना। तो ताजमहल देखना, इसी को हम इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। ही वेंट टू आगरा और ही वांटेड से कोई मतलब ही नहीं रहा, टू सी द ताजमहल, टू सी द ताजमहल ऐड कर देंगे। यहां एक सेंटेंस बन गया, ये आपका तैयार हुआ सिंपल सेंटेंस, ही वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। याद रखिएगा, अगर उद्देश्य बताने वाली क्रिया होगी तो उस क्रिया को ही इन्फिनिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। दूसरा रूल है कि यदि पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दिया गया है तो परिणाम बताने वाली क्रिया को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। उसका रूल आप देखिएगा, जैसे अगर सेंटेंस है ही इज वेरी वीक, ये तो उसी का है। आई टूक अ नाइफ, आई वांटेड टू कट एप्पल। अब ये नाइफ लिए, उद्देश्य क्या था? एप्पल काटना। तो आई टूक अ नाइफ, उद्देश्य टू कट एप्पल, टू कट एप्पल यहां लिख दिए। आई वांटेड से कोई मतलब नहीं रहा यहां। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। बहुत कमजोर है, इसका परिणाम है कि वो चल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वेरी या सो यहां अगर लिखा रहता है तो उसको टू में बदल दीजिए। कर्ता क्योंकि सेम सेम रिपीट हुआ है इसलिए कर्ता को हम लिखते ही नहीं और इस कैन नॉट को हम इन्फिनिटिव टू से शो कर देते हैं। वाक्य बनता है ही इज टू वीक टू वॉक।
याद रखिएगा, एडजेक्टिव से पहले जो यहां पे वेरी या सो का प्रयोग रहेगा उसको TOO में कन्वर्ट कर दीजिए और कैन नॉट के रिप्लेस कर दीजिए टू से। वाक्य बनेगा ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों वाक्यों का कर्ता सेम नहीं रहता। अगर कर्ता अलग अलग है तो क्या करेंगे, दूसरे वाले कर्ता को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे द मिल्क इज सो हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब देखिए, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है आई और पहले वाक्य का सब्जेक्ट है मिल्क, अर्थात दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है। तब क्या करेंगे, द मिल्क इज टू हॉट, पहले जैसा कन्वर्ट कर लिया गया। इस सेकेंड ऑब्जेक्ट को फॉर लिख के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट यहां रहेगा, आई है तो मी हो गया, ही रहेगा तो हिम हो जाएगा, दे रहेगा तो देम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा। जो भी यहां सब्जेक्ट रहे उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैन नॉट को टू में रिप्लेस कर ही रहे हैं, आगे का वाक्य यही है। अगर आप यहां इट ना भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि मिल्क आप यहां लिखे ही हैं। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, दूध इतना गर्म है कि मैं पी नहीं सकता मेरे लिए। आपको समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने 3 रूल इस वीडियो में देखा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, मतलब पार्टिसिपल में 3 पार्टिसिपल का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके और इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। कुल सिंपल सेंटेंस में हम 8 रूल पढ़ेंगे। मिलते हैं जल्दी ही सेकंड पार्ट में और चर्चा करते हैं अगले रूल की। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले पार्ट से। थैंक यू।